अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर स्टिशियोमेट्री, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9। उसका हमने पहले इंट्रोडक्शन में स्टिशियोमेट्री क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने केमिकल फार्मूले को डिस्कस किया। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करने का, वो बेसिकली यह था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। चैप्टर हमारा है 4, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नाम है हमारे पास स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री। और इसमें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आए जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास, हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं बेटा। सिंपल वर्ड्स में हम इसकी 2 नंबर के लिए डेफिनेशन याद कर सकते हैं। है तो बेटा ये केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला, ऐसा केमिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट, जो कि जाहिर करे बेटा। द केमिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट, क्या चीज रिप्रेजेंट करे बेटा? द टोटल, द टोटल नंबर, द टोटल नंबर या फिर एक्चुअल नंबर भी हम लिख सकते हैं बेटा। टोटल नंबर या फिर एक्चुअल नंबर, आप दोनों में से कोई एक बात लिख सकते हैं। आप लिख दें द केमिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर, या फिर द केमिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर। किस चीज के एक्चुअल नंबर बेटा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स के एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट जो कि मौजूद हो कहां पर? प्रेजेंट इन आ मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, जो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स हो, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं दोबारा बता रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं, अगर वो सारे के सारे एटम्स हम लिखेंगे, अगर वो सारे के सारे एटम्स हम लिखेंगे, फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? फिर वो हमारे पास कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा। किसी भी किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स की पूरी तादाद को जाहिर करने वाला फार्मूला है, उसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। उसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो एक एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है। मैं यहां पर लिख देता हूं पहले कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास है बेंजीन। कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? बेंजीन। ये देखिए जी, कंपाउंड लिख लिया। अब कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, अब आए जरा उस कंपाउंड का क्या लिखते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंपाउंड, अब बेंजीन कंपाउंड है, उसका जो एक मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है बेटा। वो 6 कार्बन का एक रिंग बना हुआ होता है। 6 कार्बन का क्या बना होता है? एक रिंग बना होता है।
और हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी लगा होता है बेटा। हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी है। देखें जरा, अब तक मॉलिक्यूल ये कंपाउंड हो गया और ये उसका क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, इसमें मौजूद एलिमेंट कौन कौन से हैं, आए जरा वो देखते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं बेटा, कार्बन एंड बेटा हाइड्रोजन। दो एलिमेंट मौजूद हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अब उनका एक्चुअल नंबर क्या है, टोटल नंबर, मतलब कार्बन के कितने नंबर हैं और हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं, आज जरा देखते हैं। हम इसे काउंट करें, कितने नंबर है कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारे पास 6 कार्बन है, तो हम लिख देते हैं C6। क्या लिखते हैं, C6। अब कार्बन तो था, साथ में हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन को भी काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6 हैं। तो आए जी हमने उसको लिख दिया C6H6, और यही उसका क्या कहलाएगा बेटा, यही उसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। आए आप जरा डेफिनेशन को देखते हैं बेटा। द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम, total number of atom of an element present in molecule of a compound is called molecular formula। आई होप कि आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ आ चुका होगा। दोबारा जरा मैं ये बताता हूँ। द फार्मूला, द केमिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पर कार्बन के एटम का तो टोटल नंबर नहीं लिखा कि उसमें 6 कार्बन है तो सिर्फ C6 लिख देता हूँ, जबकि उसमें तो हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो हाइड्रोजन भी मुझे साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखा कि ईच एलिमेंट। आपने उस हर एलिमेंट से रिलेटेड जो एटम्स हैं उन एटम्स का आपने एक्चुअल नंबर लिखना है। अब इसमें कार्बन एलिमेंट के एटम्स के एक्चुअल नंबर कितना था, 6, तो हमने C6 लिख दिया। हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स थे, 6, तो हमने H6 भी लिख दिया। दैट फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद टोटल एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, हम उसको बेटा क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए जरा हम कुछ और एग्जांपल करते हैं बेटा। आपके पास मैं यहां पर लिख देता हूं कंपाउंड, कंपाउंड, इसके साथ मैं यहां पर लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड के साथ साथ मैं लिख देता हूं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक तो हमने लिख लिया, एक तो हमने लिख लिया ये बेंजीन। हम स्टार्ट करते हैं बेटा मीथेन। मीथेन कंपाउंड है, या फिर मैं यहाँ पर पहले उसका लिखूंगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ताकि आप लोगों को समझ आ चुके। यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि वो स्ट्रक्चर या फिर एक मॉलिक्यूल में लिख दूं कंपाउंड, ये उसका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये उसका क्या है कहलाएगा बेटा, ये उसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड साथ में एक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आए बेटा मीथेन से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड है आपके पास मीथेन। मीथेन में बेटा एक कार्बन होता है और उस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लिंक्ड होते हैं बेटा। तो क्या बनेगा, कार्बन एक है, C लिख देंगे, 1 लिखा नहीं जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो क्या लिख देंगे H4। तो ये CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा किसका बेटा, मीथेन का। CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा किसका बेटा, मीथेन का। आज दूसरी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अमोनिया है बेटा, अमोनिया, अमोनिया बेटा। अमोनिया में होता ये है एक नाइट्रोजन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं बेटा। एक नाइट्रोजन और उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन। अब इस एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 1, तो हम N1 लिख देंगे, और एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हम फिर क्या लिख देंगे H3। तो हमारे पास NH3 फार्मूला बन जाएगा किसका बेटा, अमोनिया का। NH3 फार्मूला बन जाएगा किसका, अमोनिया का।
तीसरी एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका मैं लिखूं तो इसमें एक हाइड्रोजन लिंक्ड होता है, बाउंडेड होता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1, और एक्चुअल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं? 1। तो सिंपल इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? HCl। इसी के साथ साथ हमारे पास है हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बेटा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो H है वो बाउंडेड होता है किसके साथ? बेटा फ्लोरीन के साथ। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1, और एक्चुअल नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं? 1। तो क्या लिख देंगे? HF। सो HF इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HF इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसी के साथ बेटा एक और एग्जांपल हमारे पास है फॉस्फीन। फॉस्फीन फॉस्फीन में होता ये है कि एक फास्फोरस और उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। बेटा 3 हाइड्रोजन। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ फास्फोरस कितने हैं? 1, और एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो फिर क्या लिख देंगे? PH3। सो PH3 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फीन। PH3 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉस्फीन। इसी तरह से बेटा हम लिखते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड होता है, वही ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड होता है, और वो ऑक्सीजन फिर एक हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड होता है। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे? H2। और एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो फिर हम क्या लिखेंगे बेटा? O2। तो H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया बेटा किसका? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। इसी तरह से एक और एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा नाम तो सुना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में होता क्या है? सल्फर, उसके साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक साइड पे भी OH, और एक और साइड पे भी बेटा OH। देखें H2SO क्या हो गया बेटा? 4। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे? H2। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं? 1। तो हम क्या लिख देंगे? S। और इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो फिर हम क्या लिख देंगे? O4। तो H2SO4 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड का। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरह से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इसमें होता क्या है कि एक कार्बन एक साइड से भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और दूसरी साइड में भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, और एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? CO2। CO2। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें होता क्या है? एक कार्बन लिंक्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। बेटा 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का जो डोनर है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो देने वाला है वो ऑक्सीजन होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला कौन होता है? कार्बन होता है। इसलिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक एरो से। एरो की जो टेल है वो डोनर एटम की तरफ होती है, और जो उसका हेड है वो बेटा एक्सेप्टर एटम की तरफ। अब ये इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1, और इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना? बेटा 1। तो CO मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। CO is a molecular formula of carbon monoxide। इसी तरह से एक और एग्जांपल बेटा मीथेन की, सॉरी बेंजीन की, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर दी। बेंजीन, तो इसमें होता क्या है कि 6 कार्बन का रिंग होता है। 6 कार्बन का रिंग, और हर कार्बन के साथ बेटा एक एक हाइड्रोजन भी लिंक्ड होता है। बेटा एक एक हाइड्रोजन भी लिंक्ड होता है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड भी होते हैं। अब बेटा मीथेन इस बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो क्या लिखेंगे? C6। और एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? तो क्या लिखेंगे? H6। तो ये बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया किसका? बेंजीन का। ये सारी एग्जांपल आपकी बुक में भी दी गई हैं इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले पैराग्राफ के सबसे एंड में। उसमें दिया गया हुआ है कि ये कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं कंपाउंड के, और फिर बिल्कुल उसके नीचे एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में ये सवाल पूछा गया है कि आपको इस आर्टिकल में जितने भी फार्मूलाज दिए गए हैं आप उन कंपाउंड्स के क्या लिखें? बेटा नाम लिखें। मैंने आपकी आसानी के लिए उन सब कंपाउंड्स के नाम भी लिख दिए हैं, और साथ में मैंने उनके मॉलिक्यूल भी ड्रा कर दिए हैं जो कि स्ट्रक्चरल फार्मूले की फॉर्म में है, और साथ में मैंने उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बेटा लिख दिया है। आई होप कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूले की तो समझ आ
चुकी होगी। आइए जरा बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इंपीरिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं बेटा कि इंपीरिकल फार्मूला है क्या। हमारे पास जो दूसरी हेडिंग थी आज की वो हमारे पास क्या थी बेटा, इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला बेटा, इंपीरिकल फार्मूले में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हमें डेफिनेशन हम पढ़ लें और डेफिनेशन को ही साथ साथ हम समझते चले जाएं। डेफिनेशन में हम इसकी क्या लिखेंगे बेटा, ये भी तो केमिकल फार्मूले की टाइप है, तो हम क्या लिखेंगे, द केमिकल फार्मूला, द केमिकल फॉर्मूला, ऐसा केमिकल फार्मूला बेटा दैट दैट रिप्रेजेंट, जो कि जाहिर करे, दैट रिप्रेजेंट क्या जाहिर करे, सिंपलेस्ट, सादा तरीन, सिंपलेस्ट, क्या सादा तरीन, होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो किस चीज की बेटा, ऑफ एन एटम्स, एटम्स की होल नंबर रेशो, कौन कौन से एटम्स, ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के एटम्स, इन आ कंपाउंड, इन आ कंपाउंड, कहता है कंपाउंड में मौजूद, इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला, इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला, इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। कहता क्या है, कहता है एक कंपाउंड में मौजूद जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के जो जो एटम्स मौजूद हैं, उन एटम्स की अगर हम होल नंबर रेशो लिखेंगे, होल नंबर रेशो लिखेंगे तो उस फार्मूले को हम क्या बोलेंगे, इंपीरिकल फार्मूला बोलेंगे, उस फार्मूले को हम इंपीरिकल फार्मूला बोलेंगे। आइए जरा डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद आपको ये भी बेटा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा बेटा। बेटा लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था NaCl का, मैं जरा उस NaCl के स्ट्रक्चर को दोबारा बनाता हूँ। उसमें होता क्या है कि आपके पास एक क्यूब के एज पे आपके पास क्या, सॉरी, ये इनके कॉर्नर पे आपके पास क्या होता है बेटा, एक एक सोडियम, और हर सोडियम के दरमियान में आपके पास बेटा क्या होता है, एक एक क्लोरीन। मैं यहाँ पर रेड और ब्लू का निशान वो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हर दो सोडियम के दरमियान में क्या बना रहे हैं बेटा, हम एक एक क्लोरीन बना रहे हैं। ये देखें, एक एक क्लोरीन हमने बना दिया, ये एक एक क्लोरीन। अब हम क्या करेंगे, इन क्लोरीन को आपस में बेटा जोड़ देंगे। ये इन क्लोरीन को, ये जो हमने हर दो सोडियम के दरमियान में एक एक क्लोरीन बनाया, इन्हें हम आपस में जोड़ देंगे। आए जरा जोड़ दें बेटा, ये देखिए हमने हर क्लोरीन को आपस में जोड़ दिया, कोई भी ऐसी क्लोरीन नहीं है जिसे हमने ना जोड़ा बेटा। ये देखें जी, ये हमने हर क्लोरीन को आपस में जोड़ दिया। अब बेटा इन हर चारों क्लोरीन के दरमियान में हम क्या बनाएंगे, एक सोडियम बनाएंगे। ये देखिए मैंने ब्लू से फिर क्या बना दिया, एक सोडियम बना दिया। इस ब्लू से फिर मैंने क्या बना दिया, एक सोडियम बना दिया। ये देखें जी, हर चार क्लोरीन के दरमियान में हम क्या बना रहे हैं, सोडियम बना रहे हैं। अब बेटा इन चारों सोडियम को हम आपस में जोड़ देंगे। ये देखें जी, इन सोडियम्स को हम आपस में जोड़ दिया, और जहां पर ये सोडियम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर हम क्या बना देंगे, एक और क्लोरीन बना देंगे। बेटा ये स्ट्रक्चर है, ये यूनिट्स है किसका, NaCl का, NaCl का। ये आयोनिक कंपाउंड है। मैं यहाँ पर एक और बात लिख देता हूँ बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर चले मैं एक नीचे एक और बात लिख दूंगा, ये आपके पास क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। अब इस आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास सोडियम है, ये Na+, और ये आपके पास क्या है, Cl। अगर बेटा हम इसकी टोटल की कैलकुलेशन करें, टोटल की कैलकुलेशन करें तो ओवरऑल हमें क्या पता चलता है बेटा, ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि इसमें 4 सोडियम होते हैं और इसमें 4 ही क्लोरीन होते हैं, 4 सोडियम और 4 ही क्लोरीन। अब बेटा अगर हम इसकी रेशो निकालें, रेशो किस तरह से निकालते देखेंगे, 4 1 4, 4 1 4। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल ली, और रेशो भी किसमें है, होल नंबर से है, और होल नंबर मतलब इसमें फ्रैक्शन में नहीं है कि 1.5 3.7 कुछ ऐसा, जो भी नंबर होना चाहिए पूरा होना चाहिए, या 1 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए। अब देखिए हमने रेशो भी निकाली, 4 1 4, 4 1 4 रेशो निकाल ली, और साथ में सिंपलेस्ट रेशो निकाली, और साथ में वो होल नंबर भी है। अब इसका मतलब क्या कि एक सोडियम एक क्लोरीन। अब वही हम नीचे लिख देते हैं कि देखें एक सोडियम, ये एक सोडियम, और एक लिखा नहीं जाता, और एक ही बेटा क्या है,
क्लोरीन, ये देखें एक ही क्लोरीन। अब ये बेटा क्या बन गया, ये इंपीरिकल फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया बेटा, इंपीरिकल फार्मूला। इसको मैं यहाँ पर लेबल कर देता हूँ। नाउ दिस इज अ इंपीरिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस इज अ इंपीरिकल फार्मूला, किसका, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए अब जरा डेफिनेशन को देखते हैं। द फार्मूला, ऐसा फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये देखिए रेशो निकाली हुई ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, किस चीज की रेशो, ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि किसी भी एक कंपाउंड में मौजूद जो भी एटम्स हैं, अगर हम उनकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल के लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, इंपीरिकल फार्मूला कहलाएगा। मैं दोबारा इस बात को रिवाइज कर रहा हूं। अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, अगर हम उसमें मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो निकाल के लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशो निकाल के लिखेंगे तो वो हमारे पास बेटा क्या कहलाएगा, इंपीरिकल फार्मूला कहलाएगा। जिस तरह से ये इंपीरिकल फार्मूला है किसका बेटा, सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी, अगर मैं एक और एग्जांपल नंबर डिस्कस करूं तो उसमें एग्जांपल में हमारे पास फॉर एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड का इंपीरिकल फार्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, CaF2, CaF2। तो सिंपलेस्ट इनकी जो रेशो निकलती है वो रेशो 1:2 निकलेगी। 1:2 यहाँ पर निकलेगी कि एक कैल्शियम कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 2 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। जबकि ये रेशो हमें क्या बता रही है कि एक सोडियम 1 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जब हमने ऐसे ही रेशो निकाली तो हमें पता चला कि एक कैल्शियम कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है बेटा, 2 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से बेटा एक और है बेरियम नाइट्राइड, बेरियम 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 नाइट्राइड बेटा, नाइट्राइड नाइट्राइड। तो बेरियम का सैंपल क्या होता है आपके पास, बी ए, बेरियम Ba, और नाइट्राइड नाइट्रोजन से निकला है तो उसका सैंपल आपके पास क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन। तो Ba3N2, बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड। अब ये बेरियम नाइट्राइड का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमने लिखी, जो कि उसका इंपीरिकल फार्मूला है, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 बेरियम कितने नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, 2 नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आए बेटा इसके साथ कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जरा वो डिस्कस करते हैं बेटा। ये बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला लिखना, ये आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं Ba3N2, दिस इज अ बेरियम नाइट्राइड। एक बात जहन में रखनी है बेटा, जहां पर भी नाइट्राइड होगा, नाइट्राइड होगा, वहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी बेटा कितनी होगी, -3 होगी। जिस कंपाउंड में भी नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है तो उस कंपाउंड का नाम लिखते हुए हम नाइट्रोजन की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्राइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्राइड लिखेंगे। आए कुछ और आपके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और कहा हुआ है जो उनके आप फार्मूलाज लिख के दें। आए जरा हम उनके फार्मूलाज लिखते हैं बेटा। कुछ आयोनिक, अच्छा सबसे पहली बात वो है कौन से, आयोनिक कंपाउंड है, वो आयोनिक कंपाउंड है। और हमें कहा गया है कि जी क्या लिखें, उनके उनके आप फार्मूलाज लिखें। तो सबसे पहला जो आपके पास कंपाउंड है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। आइए जी बेटा स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम का सैंपल क्या है, Ca, और फॉस्फेट क्या होता है बेटा आपके पास, फॉस्फेट PO4। जब एक फास्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन हो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, PO4 फॉस्फेट। बेटा ये जो फॉस्फेट है यहाँ पर हमारे पास Ca2 बन जाएगा, कैल्शियम Ca3 और PO4 Ca3, और हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे Ca3 ब्रैकेट PO4 ट्वाइस, तो ये आपके पास बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट बेटा। इसी तरह से आपके पास है बेटा एल्यूमिनियम नाइट्राइड बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। दूसरे जो आपके पास एग्जांपल दी हुई है वो क्या है बेटा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इसमें एल्यूमिनियम Al और N बेटा, सिंपल Al। अब इसमें इसमें भी नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है,
अब चूंकि एल्यूमिनियम जो तीसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता है पीरियोडिक टेबल में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव भी कितना चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा। अगर एल्यूमिनियम यहाँ पर +3 है तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में है, -3 फॉर्म में है। तो देखिए अगर -3 फॉर्म में है तो हमने उसके लिए क्या लिखा हुआ, नाइट्राइड। और यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, जहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो तो आपने उसके लिए क्या यूज करना है, नाइट्राइड यूज करना है बेटा, नाइट्राइड। इसी तरह से हम चलते हैं बेटा अमोनियम कार्बोनेट। बेटा नेक्स्ट आपके पास जो है वो है अमोनियम, अमोनियम कार्बोनेट। बेटा अमोनियम कार्बोनेट, हाँ जी अमोनियम, अमोनियम मतलब NH4, NH4 और कार्बोनेट क्या होता है, CO2। अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3। अब यहाँ पर आपके पास NH4 NH4 ट्वाइस हो जाएगा, NH4 ट्वाइस CO3, NH4 ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, ये आपके पास फार्मूला बन गया। नेक्स्ट आपके पास है बिस्मुथ सल्फेट, सोडियम एसीटेट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। नेक्स्ट आपके पास है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बेटा, सोडियम एसीटेट। बेटा सोडियम एसीटेट में हमारे पास आ जाता है CH3COONA। तो ये देखें सोडियम, ये एसीटेट, ये सोडियम, और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम हमारे पास क्या होता है बेटा, एसीटेट, एसीटेट। और ये आपके पास क्या है, सोडियम है, सोडियम। तो इसका टोटल नाम क्या बन जाएगा, क्योंकि मेटल का नाम हम पहले लिखते हैं, सोडियम मेटल है, मेटल का नाम हम पहले लिखते हैं, एसीटेट का नाम बाद में आएगा, तो फिर इसका नाम क्या बनेगा बेटा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। बेटा क्लियर होगी बात। ये आपके पास कुछ कंपाउंड थे जो कि एक्सरसाइज में दिए हुए, और उनका आपको केमिकल फार्मूला लिखने का बोला हुआ है, तो आई होप आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इसके बाद हमने 3 पॉइंट जहन में रखने हैं बेटा, इसके बाद हमने 3 पॉइंट जहन में रखने हैं जो हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जा सकते हैं। वो 3 पॉइंट हमसे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये आप रखेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट आप ये जहन में रखेंगे कि सम कंपाउंड्स या फिर मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड्स के कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जो है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है डिफरेंट, वो रखते हैं डिफरेंट, क्या चीज डिफरेंट रखते हैं, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर एंड empirical फार्मूला। बेटा हैव डिफरेंट इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, की जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है बेटा। एग्जांपल आपके पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड में अगर मैं वाटर लिखूं तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, H2O, या फिर वाटर की बात नहीं, हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। इसी तरह से इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा बेटा, HO, HO इसका क्या बन जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन की बात करूं तो इसका इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास C6H6, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, CH बन जाएगा, CH। देखिए इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमने किस तरह से निकाली, 2 1 2, 2 1 2, मतलब एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किस तरह से निकली, 6 1 6, 6 1 6, मतलब हमने इंपेरिकल फार्मूले में तो होल नंबर रेशियो लिखनी होती है, तो हमारी होल नंबर रेशियो यहाँ पर क्या बनी, 1 6 1 हाइड्रोजन, तो हमने 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो हमने 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन लिखा हुआ है। क्लियर बेटे, ये हमारे पास बात आ गई किस चीज की, वो जो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ज्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 2, ये था आपके पास पॉइंट नंबर 1। इसी तरह से बेटा पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 क्या बेटा, सम कंपाउंड्स, सम कंपाउंड्स, सम कंपाउंड्स do not have
एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला होता ही नहीं है बेटा। एम्पिरिकल फार्मूला क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके एटम्स की कोई रेशो नहीं बन रही होती, उनके एटम्स की कोई रेशो नहीं बन रही होती। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में आपकी बुक में इसी टॉपिक के बिल्कुल सामने एक बॉक्स है। उस बॉक्स में ये सवाल पूछा गया है कि कोई ऐसे दो कंपाउंड्स के नाम लिखें जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स की तरह मैं आपके यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ और यही आपका बेटा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और उसमें एक कंपाउंड आपके पास है वाटर, वाटर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई रेशो नहीं बनती, रेशो नहीं बनती। इसी तरह से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 तो इसकी भी कोई रेशो नहीं बनती। तो ये वो दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। बेटा ये दूसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आपने क्या जहन में रखना है कि सम कंपाउंड्स कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं दैट हैव डिफरेंट molecular formula, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होता है बट सेम इंपेरिकल फार्मूला, लेकिन उनका इंपेरिकल फार्मूला बेटा सेम होता है। आइए जरा बेटा देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिख दूं तो आपके पास एक कंपाउंड है बेंजीन बेटा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसी तरह से एक और कंपाउंड है एसिटाइलिन C2H2। अब जरा इसकी रेशो बनाएं। इसकी रेशो क्या बन सकती है? 6 1 6 6 1 6 2 1 2 2 1 2। मतलब यहाँ भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन। अगर बेटा ऐसी बात है तो फिर दोनों का जो इंपीरिकल फार्मूला है वो बेटा क्या रखेगा? सेम ही आएगा जैसे CH। अब CH इंपीरिकल फार्मूला, बेंजीन का भी वही इंपीरिकल फार्मूला है और एसिटाइलिन का भी बेटा वही इंपीरिकल फार्मूला है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जांपल्स आनी चाहिए। जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला या इंपीरिकल फार्मूला लिखने का बोला हुआ है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर जो आपके पास फार्मूलेज लिखे हुए हैं उनका कंपाउंड का नाम लिखना आना चाहिए। और एट द एंड आपने ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इंपीरिकल फार्मूला होता ही नहीं है, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होता है लेकिन इंपीरिकल फार्मूला बेटा क्या होता है? सेम होता है। यहाँ तक हमारा टॉपिक इंपीरिकल फार्मूला आज खत्म हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने बेटा जब ये लेक्चर आपने करना है बुक आपने साथ रखनी है। बुक में क्या है कि आपके पास जो इंपीरिकल फार्मूले वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले आपके पास इंपीरिकल फार्मूले की डेफिनेशन है। इंपीरिकल फार्मूले की डेफिनेशन के बाद आपके पास ये कैल्शियम फ्लोराइड वाली एग्जांपल डिस्कस की हुई है। फिर कैल्शियम फ्लोराइड वाली एग्जांपल डिस्कस करने के बाद ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको मैंने यहाँ पर सिंपल सादा आसान तरीके में आपको बयान कर दिए हैं। आपको ये बात यहाँ से समझ आएगी, जो बुक वाली वर्डिंग है उसको आप याद कर लें और उससे रिलेटेड जो भी आपको सवाल पूछा जाए आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। बेटा जब आपने ये टॉपिक पढ़ना है तो आपने बुक लाजमी साथ रखनी है ताकि आप बुक से निशान लगाते चले जाएं और आपको पता चल जाए कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।